नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आप लोगों का स्वागत है परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले नव वर्ष में आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह आई है साथियों कि यूपीपीएससी आयोग से कैलेंडर जारी हो गया है और वह कैलेंडर जो है आप लोग टेलीग्राम पे देख भी सकते हैं। सबसे अच्छी खुशखबरी तो ये है कि 2023 हम लोगों के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर होने वाला है और उम्मीद करते हैं 2023 ही हम लोगों का लास्ट अटेम्प्ट भी होगा, क्योंकि आप इसी प्रण के साथ तैयारी जारी रखें, क्योंकि भविष्य में बहुत कुछ करने को बाकी है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं है कि अभी हम लोगों को पूरी जीवन शिक्षा ही लेना है। नॉलेज लेने के लिए पूरी लाइफ कम पड़ जाती है, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरा जीवन निकल जाए। इसलिए लक्ष्य को टारगेट कीजिए और मुझे उम्मीद है कि इस बार सिलेक्शन हम लोगों का ज़रूर से ज़रूर होगा, क्योंकि हम लोग कहीं से कोई लूप होल नहीं छोड़ रहे हैं प्रीलिम्स की तैयारी में, खास करके क्योंकि ये चैनल पूरा डेडिकेटेड उसी के लिए चल भी रहा है। तो साथियों, हम लोग देखिए जीएस वर्ड कोचिंग संस्थान द्वारा चलाए गए टेस्ट पेपर को देख रहे थे। उसका पहला सेट में टोटल 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा सेट जो है वह आज मतलब 50 प्रश्नों का लास्ट सेट जो है वो कंप्लीट होगा। आपका कितना सही होगा स्कोर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जैसा भी हो आपका फीडबैक वो ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला प्रश्न है, बुथनिया की खाड़ी किन देशों के मध्य स्थित है। देखिए, बुथनिया की खाड़ी जो है ना वो स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील किन देशों की जो है सीमा बनाती है। तो बताइए, विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा बनाती है। देखिए, पहला फैक्ट तो ये है, विक्टोरिया झील जो है यह मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की। दूसरा फैक्ट ये है कि नील नदी जो है, नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से ही है। तो अफ्रीका की ये झील है। तो देखिए, यह जो है युगांडा, तंजानिया, केनिया, यह तीनों की सीमाओं पर अवस्थित है, और इसमें जो नहीं होगा वो होगा रवांडा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सही जवाब क्या बन रहा है? 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चलिए नेक्स्ट है, सागरी धाराओं की उत्पत्ति के कारकों पर विचार कीजिए। जो सागरी धाराएं होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। पहला है पृथ्वी का परिभ्रमण, तो हाँ सही है। वायुमंडलीय दाब, यह भी सही है। वाष्पीकरण, यह भी सही है। सूर्य ताप, यह भी सही है। और महासागरीय लवणता, यह भी सही। देखिए ऐसे प्रश्न है, देखिए अब महासागरीय धाराएं हैं, उसके लिए कुछ न कुछ परसेंट तो सबका कारण होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा देखिए कि मैक्सिमम ही आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन नंबर डी ही सही होता है। ऑप्शन नंबर डी अर्थात जितने होंगे उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य सीधा चमकता है। जब दिन और रात जो है बराबर होगा तो सूर्य सीधा कहाँ चमकेगा? ऐसी स्थिति कहाँ देखने को मिलती है? यह स्थिति जो है विषुवत रेखा पे देखने को मिलती है, अर्थात 0 डिग्री पे। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, कौन सा ऐसा डेट है जिस पे जो है दिन और रात बराबर होते हैं? तो पहला डेट तो है 21 मार्च, आप लोग नोट कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है। दूसरा है 23 सितंबर। 23 सितंबर और 21 मार्च को रात और दिन दोनों जो है बराबर होते हैं। अब यहाँ जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब क्या होगा? तो 0 डिग्री विषुवत रेखा अर्थात जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, स्थानीय पौनों के नाम और उसके बाद स्थान, कौन से स्थान पे वो बहते हैं। चलिए मैच कराइए। बाइज, बाइज कहाँ का है? यह फ्रांस का है। उसके बाद लेवांटर, यह स्पेन का। उसके बाद टेम्पोरल, यह अमेरिका का। और उसके बाद सिमुक जो है यह ईरान और इराक में बहने वाली हवा है। तो इस हिसाब से देखें तो जो हम लोगों का कोड बन रहा है 4321, 4321 अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो बताइए कौन सा देश है? कांगो या बुर्किना फासो या इथियोपिया या लाइबेरिया? तो बुर्किना फासो जो है यह स्थल अवरुद्ध देश है। और यहाँ पे देखिए जनवरी 2022 में क्या हुआ था, तख्ता पलट हुआ था, तो इसलिए जो है ये करंट अफेयर से रिलेट करके जियोग्राफी का प्रश्न बनाया गया। चलिए नेक्स्ट है, जनजाति और देश। पहला है माया, माया जनजाति। माया जनजाति कहाँ की है? तो यह देखिए माया जनजाति जो है वो ग्वाटेमाला की है। कहाँ की? ग्वाटेमाला। उसके बाद फिर यूपिक,
यूपी जो है ये कहाँ की है, तो यह पश्चिमी अलास्का की है। उसके बाद फिर है चुकची, चुकची जो है साइबेरिया की है। और उसके बाद बोअर, बोअर जो है यह दक्षिण अफ्रीका की है। तो इस प्रकार हम लोग अगर कूट देखें तो क्या बनेगा, 3, 2, 4, 1। सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की आय निर्धारित करने में निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए एक होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति, एक कार्बन डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग से जो है पृथ्वी की जानकारी ली जाती है, उसकी आयु कितनी हुई यह निकाला जाता है। कार्बन डेटिंग से जीवों का जो है उनका वर्ष कितना हुआ, इनकी जानकारी लेने के लिए जो है जीव जंतु वगैरह वगैरह के, उसके लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित सीटों से संबंधित है। देखिए लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश में टोटल कितने सीटें हैं, 80 हैं। 80 में से जो आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए वो टोटल 17 सीटें हैं। और 17 में से जो डिस्ट्रिक्ट या जो क्षेत्र हैं वो हैं, एक देखिए बुलंदशहर, हरदोई, कौशाम्बी, मछली नगर और जालौन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके सिवा भी आप यहाँ पे देखिए 5 ही दिए हैं, इसके सिवा भी बाकी हैं, आप उन्हें भी देख लीजिएगा अपनी पुस्तक से। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए पहला कथन है 2011 में उत्तर प्रदेश के जिलों में साक्षरता लिंगांतर अर्थात जेंडर गैप इन लिटरेसी की सर्वाधिक दर महाराजगंज में है तथा सबसे कम जो है कानपुर में है। यह बात जो है पूरी तरीके से सही है। दूसरा है महिला साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में नीचे से दूसरे स्थान पर है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि यूपी का जो स्थान है वो 24वां है। कौन सा है? 24वां है, नीचे से दूसरा स्थान नहीं रखता। और महिला साक्षरता दर जो है उत्तर प्रदेश में वो 57.2% है। कितना है? 57.2%। तो हम लोगों को सही कथन क्या मिला? ऑप्शन नंबर बी, यही गलत था। बाकी उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात जो है 916 है, जबकि 2001 में यह 902 था। और 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले शीर्ष 3 जिले जो है वह कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत हैं। चलिए नेक्स्ट है, मंकी पॉक्स टेस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। किसके बारे में? मंकी पॉक्स का जो है टेस्ट। देखिए पहला है, मंकी पॉक्स की जांच के लिए अगस्त 2022 में पहला स्वदेशी निर्मित RT-PCR किट चेन्नई में पेश किया गया। तो ये कथन जो है गलत है। चेन्नई में न करके कहाँ किया गया था? यह आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया था, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद फिर दूसरा है कि भारत में इस किट का निर्माण जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो यह भी गलत है। यह सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या हुआ? इस कोविड का, सीरम के द्वारा जो है कोविड का किट बनाया गया था और वैक्सीन बनाई गई थी, न कि जो है मंकी पॉक्स के लिए। बल्कि मंकी पॉक्स के लिए जो प्रयोग हुआ है वो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल की तरफ से किया गया है। और तीसरा है, किट को देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह भी गलत है। इनके द्वारा न लॉन्च करके केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो अजय कुमार सूद जी हैं, कौन है? अजय कुमार सूद, अजय कुमार सूद के द्वारा जो है किया गया। तो सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बनेगा। 3 के तीनों गलत है। चलिए नेक्स्ट है, यूनानियों ने निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को जो है बेरी गाजा कहा था? क्या कहा था? बेरी गाजा। तो बताइए किसको कहा था? भड़ौच को। किसको? भड़ौच बंदरगाह जो था उसको बेरी गाजा कहा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पहले विद्वान कौन थे जिन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियमों का प्रतिपादन किया था? तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम जो है यास्क के द्वारा किया गया था। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संघ की
कार्य प्रणाली एवं गणराज्यों की कार्य प्रणाली एक जैसी थी। क्या ये बात सही है? तो हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। दूसरा है संघ की सभा में प्रस्ताव को अनुसावन कहते थे। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। अनुसावन न कह के क्या कहा जाता था? विनय घर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विनय घर। तीसरा है अधिकरण किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को कहा जाता था। यह बात भी जो है पूरी तरीके से सही है। और लास्ट है इसकी बैठक में न्यूनतम उपस्थिति कोरम जो है वह 30 सदस्यों का होना जरूरी था। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है। 30 न होकर कितना था? 20 था। तो यह भी गलत हो गया। सही है, पूछा भी गया हमसे, तो पहला और तीसरा सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट है हड़प्पा के किस स्थल को निम्नलिखित में से व्यापार का चौराहा भी कहा जाता है? तो बताइए किसे कहा जाता था? तो देखिए ये सुतकागेडोर को कहा जाता था व्यापार का चौराहा। यह कहाँ अवस्थित है? तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य पाषाणकालीन चैल्सेडेनी, जिसे कैल्सेडेनी भी कहा जाता है, औजारों की प्राप्ति स्थल के संबंध में विचार कीजिए। तो बताइए कहाँ कहाँ पे जो है औजार प्राप्त हुए थे मध्य पाषाण काल में? बागोर, सराय नाहर राय और चोपानी मांडो और महदहा। तो देखिए ये चार के चारों जगह जो है मिलते हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में की थी? तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? यह कार्य जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है मराठी भाषा के लिखित निम्नलिखित में से किसमें शिवाजी एवं पेशवाओं का इतिहास वर्णित है? तो बताइए किसमें वर्णित है? तो बखर में। किसमें? बखर में। अच्छा यहाँ पे आप लोग देखिए ना, ख्यात लिखा है। क्या लिखा है? ख्यात। ख्यात क्या है? तो ये राजस्थानी भाषा में एक सेकंड, राजस्थानी जो भाषा है, भाषा का प्रयोग करके यहाँ पे राजपूतों का, किसका? राजपूतों का जो है वर्णन लिखा गया है, अर्थात उनका इतिहास लिखा गया है। किसमें? ख्याति में। चलिए नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ क्रमशः निम्नलिखित में से कौन थी? तो बताइए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। देखिए इसकी स्थापना कौन करते हैं? हरिहर और बुक्का दो भाई रहते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। कब करते हैं? तो 1336 में। कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद फिर जो है इसकी राजधानियाँ कई बार बदली हैं, तो वो कौन कौन सी रही हैं, क्रम पूछा गया है। तो देखिए अनीगोंडी, विजयनगर और बेनुगोंडा और चंद्रगिरी, यही इसकी राजधानियाँ रही। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें क्या है, क्या पूछा जा रहा है कि 1202 से 3 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं, चंदावर और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह क्या था? वह तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। कहाँ पे? भारत में। अब यहाँ पे जो दोनों कथन दिए गए हैं, कथन को बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है। ये करना है कि ये दो के दोनों जो डेट हैं, डेट को आप रिवर्स कर दीजिए, बाकी पूरा स्टेटमेंट सही है। अर्थात 1197 से 98 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं, चंदावर, कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद 1202 से 3 में इसने बुंदेलखंड के चंदेल राजा परमर्दी देव को हराकर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर भी अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार दोनों कथन सही हो जाएंगे हम लोगों के, और वैसे तो दोनों कथन गलत ही हैं। हम लोगों से पूछा गया सही उत्तर, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा कि दो के दोनों गलत हैं, और इसलिए गलत हैं क्योंकि डेट उल्टी दी गई है। चलिए नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर ने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किस शहर में करवाया था? तो बताइए कौन से शहर में हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में। कहाँ? लाहौर में। अच्छा एक प्रश्न कुछ दिन पहले पूछा गया था, मतलब कुछ वर्ष पहले पूछा गया था यूपीपीएस में, पीएससी आयोग में, कि रज्मनामा, क्या रज्मनामा कौन सी पुस्तक का नाम है? तो यह नाम जो है किसका है? महाभारत का। महाभारत का
फारसी में नाम है रजमनामा। अकबर के द्वारा करवाया गया था ये। और चूंकि अकबर जो है आपको पता होगा 1574 में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में ना एक मकदब खाना जिसे अनुवाद घर भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की थी सिर्फ इसी कार्य के लिए। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन सा मुगल कालीन मीरे सामा का पुरोगामी था? तो बताइए कौन था? तो वह था वकील ए दर। कौन था? वकील ए दर। चलिए नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है? तो बताइए यह किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन जो है एनी बेसेंट का है। किसका है? एनी बेसेंट का। और यह कब बोली थी? तो 1917 ईस्वी में पहली बार महिला जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और आपको पता होगा भारती जो थी वो सरोजिनी नायडू हमारी थी, लेकिन प्रथम महिला जो है वो एनी बेसेंट जी को उपाधि दी जाती है। इन्हीं के द्वारा जो है यह कहा गया था। और 17 में कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में हुआ था। वहीं पे इनका ये कथन था कि भारत अब अपने घुटनों पे अनुग्रह नहीं करेगा आप लोगों से, बल्कि अपने पैरों पे खड़ा होकर सारे अधिकार छीन के लेगा। चलिए नेक्स्ट है, रस्किन की किताब अनटू द लास्ट का सार संक्षेप महात्मा गांधी ने गुजराती के किस शीर्षक से किया? तो बताइए किस शीर्षक से किया था? यह किया गया था सर्वोदय शीर्षक से। चलिए नेक्स्ट है, सेरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस मिशनरी द्वारा जो है 1799 ईस्वी में की गई थी? तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है डेनिस मिशनरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डेनिस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जिम्मेरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की? तो बताइए, देखिए 1915 में, कब? 1915 में जो है जर्मनी की विदेश मंत्रालय के सहयोग से लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है जम्मेरमैन योजना को शुरू किया गया और उसके तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई। तो कौन होगा? उपरोक्त सभी होंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, पुर्तगाली स्वदेश को उत्तर पश्चिमी भारत में टाफ्टा ले जाया करते थे जो एक प्रकार का था। क्या था? तो बताइए टाफ्टा क्या था? टाफ्टा एक प्रकार का कपड़ा था। क्या था? कपड़ा। नेक्स्ट है, वे विद्वान, समाजवादी, राष्ट्रवादी और पेशे से वकील थे। उन्होंने अपने व्यवहार को छोड़ दिया और गैर सहकारी आंदोलन में शामिल हो गए एवं 1934 में पटना के समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष और 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बन गए। ये सभी विशेषताएं किसके संबंध में सत्य हैं? तो बताइए यह किसके लिए सभी कथन कहे जा रहे हैं? तो देखिए ये सभी कथन जो है वह आचार्य नरेंद्र देव जी के बारे में कही जा रहे हैं। तो सही कथन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद्र के प्रयास से अक्टूबर 1918 में किया गया था। क्या ये कथन सही है? जी नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका जो है इसका गठन जो है 17 अक्टूबर को, अक्टूबर तो ठीक है, 17 अक्टूबर को 1920 में किया गया था। कब किया गया था? 1920 में, न कि 1918 में। दूसरा है, लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन नाम का आंदोलन चलाया था। तो यह कथन पूरी तरीके से सही है। दूसरा है, किसान आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस किसान सभा की महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह कथन भी सही है। तो सही पूछा जा रहा है, 2-3 सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में बर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर महालबाड़ी बंदोबस्त किया गया जिसमें 20 वर्षों के लिए लगान का निर्धारण बढ़ी हुई दर पर दिया गया? देखिए अंग्रेजों के द्वारा जो है 1835 में
1835 में एक नया प्रांत बनाया गया, उत्तर पश्चिमी नामक। कौन सा? उत्तर पश्चिमी नामक। और इसी में सारी कार्रवाई की गई। बर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर महालबाड़ी बंदोबस्त किया गया था इसमें, और इसमें 20 वर्षों के लिए लगान का निर्धारण बढ़ी हुई दर पर दिया गया था। देखिए, इसमें एमपी का कुछ क्षेत्र शामिल था, और उसके बाद बाकी तो उत्तर और पश्चिमी प्रांतों ये था ही। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सिंध के प्रति आक्रामक नीति अपनाई? किसके प्रति? सिंध के प्रति। देखिए, बात कब की जा रही है? 1838 की। 1838 ईस्वी में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड, कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड। इन्हीं के द्वारा जो है सिंध के प्रति आक्रामक नीति अपनाई गई। इन्होंने असल में देखिए ना, अंग्रेज क्या करते थे? डर का, भय का माहौल बनाते थे। ये बता रहे थे कि रणजीत सिंह का आक्रमण है, यही भय बना के इन्होंने क्या काम किया कि 1838 में अमीरों को, जो सिंध के अमीर थे, उनसे सीधा संधि कर ली, और उन्हीं से संधि करके बाद में ये उसको जो है 1843 में जाके इसको अंग्रेज शासन में मिला लिए थे। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित किसने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा? तो बताइए, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो देखिए, यह लाला लाजपत राय जी के द्वारा कहा गया था। किसको? साम्राज्यवाद को और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अंबाला अभियान, कौन सा अभियान? अंबाला अभियान चलाया गया? तो बताइए, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा अंबाला अभियान चलाया गया था। देखिए, इसमें था क्या कि उत्तर पश्चिमी सीमांत में जो है एक अंबाला जो है जनजाति रहती थी, उसके ऊपर चलाया गया था अंबाला अभियान लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट है, किस विदेशी कंपनी को मार्तंड वर्मा ने हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी? तो बताइए, किसकी राजनीतिक सत्ता खत्म हुई थी केरल में? डच की। किसकी? डच की। आगे के ऑप्शन में देख लीजिए, डच कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में सही जवाब बी होगा। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन पैक्ट को दो महात्माओं का मिलन कहा? बताइए। अच्छा, सबसे पहला फैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट हुआ कब था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, 1931 को। यह कथन जो है सरोजिनी नायडू का है, पता भी होगा आप लोगों को। चलिए, नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के मध्य घटित घटनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? संबद्ध नहीं है। पहला है सोलापुर की घटनाएं। जी हाँ, ये सही है, ये संबंधित है। पेशावर की घटनाएं, यह भी संबंधित है। नेक्स्ट है चटगांव की घटनाएं। तो देखिए, चटगांव की घटनाएं जो है इससे संबंधित नहीं थी, क्योंकि चटगांव की जो घटना थी वो चटगांव शस्त्रागार जो था उस पर कब्जा करने के लिए और अस्थायी स्वतंत्र सरकार के गठन के लिए किया गया था। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट है, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के लिए दिसंबर 1927 में इसकी स्थापना की गई। जी हाँ, ये कथन पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है, इस संगठन का मुख्यालय जो है दिल्ली में स्थापित किया गया। यह भी सही है। तीसरा है, इसके पहले अधिवेशन में विभिन्न रियासतों के 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह कथन भी सही है। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन के आयोजन में प्रमुख भूमिका बलवंत राय मेहता ने निभाई थी। जी हाँ, यह कथन भी सही है। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो सभी के सभी कथन सही हैं, अर्थात 1 2 3 4 उपरोक्त सभी। चलिए, नेक्स्ट है, फोर्ट लुई का निर्माण जो कि पांडिचेरी के कारखाने में ही की गई थी के निर्माता थे, कौन थे? तो बताइए, कौन थे? तो ये फ्रांसिस मार्टिन थे। कौन थे? फ्रांसिस मार्टिन। चलिए, नेक्स्ट है, बंगाल व तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंध बन सके इसके लिए निम्न में से किसने जॉर्ज बोंगले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल तिब्बत भेजा? तो देखिए, जो तिब्बत भेजे गए थे वह वारेन हेस्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और आपको पता होगा वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल जो है 1774 में जारी था, उन्हीं के द्वारा भेजा गया था। इसलिए भेजा गया था कि व्यापार जो है सुगमतापूर्वक चलता रहे दोनों स्टेट में। उस समय तो राज्य अलग अलग ही थे। चलिए,
नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में मजदूरों की पहली हड़ताल कहाँ हुई थी? मजदूरों की पहली हड़ताल, पहली आप लोग हमेशा लग रही है। देखिए ब्रिटिश भारत में मजदूरों की पहली हड़ताल जो है वह 1877 में होती है। कब होती है? 1877 में। कहाँ हुई थी? तो नागपुर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट है वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? देखिए जो यमुवी माथुर जी थे इनके द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि वित्त आयोग और योजना आयोग को एक में परस्पर विलीन कर दिया जाए। देखिए अब यहाँ पे वित्त आयोग और योजना आयोग की बात हुई है तो कुछ इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। आपको पता होगा कि इसका जिक्र जो है आर्टिकल 280 में किया गया है। और उसके बाद योजना आयोग जो है यह पहले चलती थी, अब तो नीति आयोग आ गया है। लेकिन जब इसका प्रथम बार अनावरण हुआ था अर्थात इसका जब निर्माण हुआ था तो ये 1950 में हुआ था। और उसके बाद 2015 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई इसको समाप्त करके क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। क्या? नीति आयोग। नेक्स्ट है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मच्छगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन दो युद्धपोतों का जलावतरण किया? तो देखिए दो युद्धपोतों का जलावतरण किया गया। एक आईएनएस सूरत था। कौन था? आईएनएस सूरत। और दूसरा था आईएनएस उदयगिरी। कौन सा था? उदयगिरी। तो सही जवाब तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो गया। लेकिन अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको भी जान लीजिए। देखिए आईएनएस सूरत जो है यह जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 15B के द्वारा निर्मित किया गया है। और जो हम लोगों का आईएनएस उदयगिरी है उदयगिरी का निर्माण जो है यह जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 17A के द्वारा अर्थात 17A के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो आप लोग याद रखिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट के रूप में भी एक फैक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? तो बताइए कहाँ हुआ था? तो देखिए वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। चलिए नेक्स्ट है पहला अफ्रीकी देश जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता CECPA की मंजूरी दी है। तो बताइए कब हुआ था? यह करंट अफेयर जो है ना कब का है? अगस्त का। अगस्त 2022। बहुत पुराना नहीं है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो बताइए किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था मॉरिशस के साथ। किसके साथ? मॉरिशस। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। देखिए इस प्रश्न में कुछ योजनाएं दी गई हैं और उनके जो राज्य हैं वो दिए गए हैं। वतन प्रेम योजना नई दिल्ली द्वारा शुरू की गई। क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है। वतन प्रेम योजना जो है ये नई दिल्ली ने गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें क्या है कि राज्य के जो मतलब गुजरात राज्य के जो भी लोग हैं वो कहीं पे भी रहें उनको अपने राज्य की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए यह चलाई गई है। सही नहीं पूछा गया था तो पहला तो हो ही गया। बाकी देखिए आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना तमिलनाडु के द्वारा है। और एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना जो है हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया। और एक जनपद एक उत्पाद होता तो ये उत्तर प्रदेश, आपको पता ही होगा। प्रोजेक्ट सद्भावना असम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है जून 2022 में PSLV C-53 प्रक्षेपण यान के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने DSEO मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिशन के साथ किस देश के 3 उपग्रहों को भी छोड़ा गया? बताइए। देखिए ऐसे प्रश्न तो विदाउट ऑप्शन ही आपको बता देने चाहिए। ऑप्शन ऊपर है लेकिन आप लोग गेस करके बताइए। देखिए इसरो के द्वारा जो है PSLV C-53 जो है यह कौन से देश की 3 जो है उपग्रह छोड़े गए थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह देश था सिंगापुर। कौन था? सिंगापुर। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। सिंगापुर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता? तो बताइए। देखिए संकेत सरगर। कौन थे? संकेत सरगर के द्वारा जो है सिल्वर मेडल जीता गया था। सिल्वर। अब ये बताइए कि ये जो है कौन से गेम से रिलेटेड हैं? तो यह जो है वेट लिफ्टिंग से खेल से संबंधित है इनका। और देखिए बाकी सभी लोग जो है वो गोल्ड जीते थे। और राष्ट्रमंडल खेल में महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि टोटल 61 पदक जो है भारत लाया था। और भारत की जो रैंकिंग थी वो चौथी थी।
कौन सी थी? चौथी रैंकिंग थी पूरी दुनिया में। तो आप लोग याद रखिए। और अगर वहीं गोल्ड की बात की जाए तो टोटल 16 गोल्ड आए थे, 22 गोल्ड आए थे, माफ़ कीजिएगा। 16 जो है सिल्वर आए थे, 22 गोल्ड आए थे, 22 गोल्ड। चलिए, कभी कभी समाचारों में आने वाले बिंदिया रानी देवी, कौन? बिंदिया रानी देवी, विकास ठाकुर, गुरुराज पुजारी और अंचित सेवली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बताइए। देखिए, ये सभी जो है खिलाड़ी हैं किसके? वेट लिफ्टिंग के। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। कॉमनवेल्थ गेम में इसमें से जो है 2 लोगों ने सिल्वर, एक ने ब्रांज और एक ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल जो है अंचित सेवली के द्वारा जीता गया था, गोल्ड। चलिए, नेक्स्ट है वर्ष 2022 के प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम का पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी को दिया गया? तो बताइए किसे दिया गया था? तो यह फाल्गुनी शाह को दिया गया था। किसको? फाल्गुनी शाह को। चलिए, नेक्स्ट है मार्च 2022 में भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा 2017 से 19 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली विशेष बुलेटिन जारी की है। इसके आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अब पहला कथन है वर्ष 2017 से लेकर 19 की अवधि के लिए भारत का मात्र मृत्यु दर एमएमआर सुधर कर 103 हो गया। क्या ये कथन सही है? तो हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। दूसरा है रिपोर्ट के अनुसार ऐसी संभावना है कि भारत 2035 तक एमएमआर दर संबंधी 70 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो क्या ये कथन सही है? जी नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि लक्ष्य तो वही है लेकिन 2035 तक न होकर 2030 तक है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड में देश में सबसे ज़्यादा एमएमआर है। तो क्या ये कथन सही है? तो जी हाँ, यह कथन भी सही है। उसके बाद केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र भारत में सबसे कम एमएमआर वाले जो है शीर्ष राज्य हैं। यह कथन भी सही है और फैक्ट के रूप में भी है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो देखिए, जो हम लोगों को कथन गलत कथन मिला वो तो ऑप्शन 2 था। और देखिए, प्रश्न में पूछा भी गया है कि सही नहीं है, कौन सा गलत कथन है। तो गलत तो केवल ऑप्शन नंबर 2 था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त की। अब आपके जो है नियमित क्लास चलते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।